इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हो गया हमारा मिरर, और इसको हम अंदर से क्या कर देते हैं, सिल्वर। और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ इसका फोकस किधर होगा, मैंने बता रखा हूं किधर होगा, इधर का। ठीक है, ये मान लो सेंटर है तो ये क्या कहलाएगा, फोकस एफ, और ये पोल पी। इस बार ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट होगा कहीं इधर। क्लियर है। अगर मैं यहां पे इमेज बनाऊं तो यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ दो केस पॉसिबल है। कितने हैं, दो केस। जैसे, हाँ हाँ दे दो आप मुझे एक, बाकी लाओ ना मुझे बताओ। ये पिनअप नहीं किए हैं क्या, अलग अलग निकाले हैं। अच्छा कोई बात नहीं, पकड़ो ये। हम्म, इधर देखो। जैसे कॉनकेव मिरर में जब हम इमेज बनाते थे तब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, इन्फिनिटी पे। तो सेम केस यहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब, कि इस मिरर से बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर का भी एक सेंस बनता है। जैसे कि मान लो कि मैं इस मिरर का फोकल लेंथ दे दिया 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट को रख दिया मैं 1 किलोमीटर पे। तो 1 किलोमीटर इन्फिनिटी नहीं है, बट इसके कंपेरिजन में कैसा है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं, बात हम पहले बता रखे तुम लोग को। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आने वाला सारा रे कैसा होता है, पैरेलल। और अगर मुझे इमेज बनाना है तो मिनिमम कितना रे चाहिए, दो। तो एक काम करते हैं, मैं इन्फिनिटी से कितना रे ऑफ लाइट लेंगे, दो। क्या ये पैरेलल आएगा, तुम सबको पता है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कैसे जाता है, फोकस से पार करके जाता है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से तुम एक दूसरा भी लाओ, मान लो कि मैं दूसरा ऐसे ले जा रहा हूं, ये ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है। अब बताओ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मिलेगा नहीं। ये मिरर कैसे एक्ट कर रहा है, इसके लिए एज ए डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका मतलब ये कभी भी जाकर इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। अगर मैं इसी को बैक साइड में प्रोड्यूस कर दूं, ये कहां मिलता है, फोकस पे, तुम सबको पता है। देखो उसके पीछे रीजन बताता, पहले ये देखो, इसको कर लो उसके बाद वो बता रहा हूँ। तो रिफ्लेक्टेड रे हमको कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, या मिलता हुआ दिख रहा है, मिलता हुआ दिखेगा। मान लो कोई इन दोनों रे को देखेगा तो इसको क्या लगेगा, ये कहां से आ रहा है, फोकस से। तो इमेज कहां बना फिर, इमेज एट फोकस। कहां पर बना, इमेज एट फोकस। अच्छा क्या पॉइंट साइज का बना, पॉइंट साइज। और बताओ रियल या वर्चुअल, कैसा बना, वर्चुअल। वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिस्ड, हाईली, पॉइंट साइज लिख दिया, इसी का मतलब क्या हो गया, हाईली डिमिनिस्ड। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट। क्लियर है। अच्छा देखो तुम्हारा ये डाउट था कि सर इन्फिनिटी से आने वाला सारा रे पैरेलल क्यों हो जाता है। तुम थोड़ा देर के लिए ऐसा सोचो कि एक सन यहां पे है, ठीक है, और अर्थ तुम यहां पे मान लो। तुम बोलोगे सर आपने सन को इतना छोटा क्यों बनाया, सन तो बड़ा है अर्थ से। बट हम सन को देख कहां से रहे, अर्थ से। तो हम अर्थ से देखेंगे तो सन कैसा दिखेगा, छोटा। अब बताओ यहां से ढेर सारा रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो यहां से निकलेगा तो ऐसे भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, क्या ये सब सन अर्थ पे पहुंचेगा, नहीं। अर्थ पे कुछ ये पहुंचेगा, फिर एक दूसरा निकलेगा, ये पहुंचेगा, फिर एक निकलेगा तो ये पहुंचेगा।
ऐसे ही पहुंच रहा है ना, दिख रहा है ये, हम सिर्फ काम का बना रहे हैं। अब तुम एक बात बताओ, जब यहां से रे ऑफ लाइट निकला तो कैसा नेचर है सबका, डाइवर्जिंग, कैसा है, डाइवर्जिंग है ना, क्योंकि यहां से रे ऑफ लाइट निकल के बाहर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। बट जैसे जैसे ये दूर जा रहा है तुमको दिख रहा है ये आपस में कैसा होता चल रहा है, पैरेलल। समझ में आ रहा है ये बात, ये डिस्टेंस ज्यादा होने से, अभी तो मैंने बहुत छोटा सा डिस्टेंस लिया, सोचो कि इसको मैं समथिंग लाख किलोमीटर पर बनाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, नियरली अबाउट पैरेलल। समझ में आ रहा है ये बात, इसीलिए इंफिनिटी से आने वाला सारा रे ऑफ लाइट को हम लोग कैसा लेते हैं, पैरेलल। क्लियर है ये बात, तो पहला दिख गया मुझे कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पर रखूंगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, हो गया। अब दूसरा केस बता, दूसरा केस कहां होगा, ये मान लो है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा सेंटर, और इसके जस्ट बीच का पॉइंट क्या हो गया, फोकस। अब देखो यहां पे ना तो कहीं कुछ पोल है, सॉरी, ना तो सेंटर है ना तो फोकस है, तो बस पी के कभी भी लेफ्ट रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। मान लो मैं यहां पे रख दिया, अब मुझे इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले नाम करो इसका ए और बी। सबसे पहले किसका इमेज बनाएंगे, ए का। अगर ए का इमेज बनाना तो कितना रे चाहिए, दो, एक पैरेलल ले लिया, कहां से पास करेगा, फोकस, फोकस से निकल गया। दूसरा, पोल पे आ जाओ, तो पोल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, जितने एंगल से आए उतने एंगल से निकल जाएगा। बता ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, कभी भी मिलेगा नहीं, तो तुमको क्या करना होगा, इसको बैक साइड एक्सटेंड, तुम बैक साइड डॉट से एक्सटेंड करना, मैं फिलहाल ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये तो फोकस पे जाता है और ये कहीं ऐसा जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे मिला कहां पे, यहां, ये क्या बन जाएगा इसका इमेज, ये बन गया हमारा इमेज, और ये क्या कहलाया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात। अब एक बात बताओ, क्या रियल इमेज बना, नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टर सच में नहीं मिला। तो अगर मैं इमेज का प्रॉपर्टी लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले कैसा बनूंगा मैं, वर्चुअल। और मैंने बोला कि वर्चुअल हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट। देखो यहाँ पे अगर ये ए है तो ये किसका इमेज है, ए डैश, और ये बी डैश। अगर इसका सर ऊपर तो इसका भी सर क्या है, ऊपर, इरेक्ट ही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो छोटा बना तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डिमिनिश्ड। और कहां बनेगा, बिहाइंड मिरर। ऐसा मत बोल देना कि सर पोल और फोकस के बीच में बनेगा, नहीं। क्लियर है ये बात, मिरर के पीछे कहीं भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट अगर पास हुआ तो कुछ और बनेगा, और दूर हुआ तो कुछ और बनेगा। समझ में आ रहा है ये बात, क्लियर है। तो बस तुमको सिंपली क्या लिखना, बिहाइंड मिरर, बस यही दो केस पॉसिबल है इसमें। हाँ बिल्कुल। अब तुम देखो, एक मैं तुमको माइंड मैप दिखा रहा हूं, इधर देखो, ये कॉपी कर लिए, तुम्हारे पास स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, क्लियर है। अच्छा, ये जो स्फेरिकल मिरर है कितने टाइप का है बताओ, दो है ना, एक कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा कैसा है, कॉनकेव मिरर। क्लियर है ये बात। कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। हमेशा वर्चुअल बनाएगा और हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। तो बताओ कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन एम होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव और लेस देन 1। समझ में आ रहा है ये बात। स्फेरिकल मिरर तुमने दो तरह का बनाया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल लिख दिया मतलब वो इरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। अगर वर्चुअल है तो हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा होगा, प्लस, और डिमिनिश्ड है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1।
कॉनकेव में आ जाओ, तो कॉनकेव में तीनों केस पॉसिबल है। सबसे पहले ऐसा देखो, तीन केस भी नहीं, सबसे पहले तो दो ऐसे बनाओ। एक तो बनेगा तुम्हारा रियल इमेज, कैसा, रियल इमेज, और ये वर्चुअल भी ही बनाता है। कब बनाता है वर्चुअल? बिटवीन पी एंड एफ, याद आ रहा है? वर्चुअल कब बनता है? पी और एफ के बीच में। अच्छा, जब भी वर्चुअल बनता तो हमेशा मैग्निफाइड बनता है। कैसा बनता है ये? मैग्निफाइड, याद करो। इसका मतलब कि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो तो होगा नेगेटिव, बट उसका मॉड क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1। इस माइंड मैप से ना तुमको सब कुछ याद रहेगा कि कौन कैसा बनाता है। रियल में देखो, तो रियल में इसमें तीन केस है। तीन केस कौन कौन सा? एक बनाएगा स्मॉलर साइज का, स्मॉलर साइज, मतलब मैग्निफिकेशन तो होगा कैसा? नेगेटिव, बट इसका मॉड क्या होगा? लेस देन 1। बताओ स्मॉलर कब बनाता है? बिहाइंड, या फिर सॉरी बिहाइंड नहीं, क्या लिखोगे? बियॉन्ड सी। सी से पहले जो होता है कैसे में बनाता है? एक तो इन्फिनिटी पे डिमनिश बनाता है, और बियॉन्ड सी पे, हाँ। अच्छा हाँ, यहाँ कैसा होगा? प्लस। ठीक है, मैग्निफाइड और वर्चुअल मैग्निफिकेशन प्लस होता है ना। चलो, और यहां देखो, स्मॉलर साइज का बनाया, फिर एक सेम साइज का भी बनाता है। सेम साइज का कब बनाता है? एट सी। और यहां पे मैग्निफिकेशन भी फिक्स कितना हो जाएगा? -1। माइनस मतलब रियल, और एग्जैक्ट सेम साइज का तो कितना हो जाएगा? -1। फिर तुम्हारा ये लार्जर साइज का भी बनाता है। कहां बनाता है? बिटवीन सी एंड एफ, याद आ रहा है? इसमें मैग्निफिकेशन एम कैसा होगा? नेगेटिव, और इसका मॉड कैसा होगा? ग्रेटर देन 1। इस माइंड मैप से तुमको सब कुछ याद रहेगा, कौन कैसा बना रहा है। हो गया ये? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अब तुमसे मैं पूछ दूंगा कि एक स्फेरिकल मिरर है, एक क्या है? स्फेरिकल मिरर जिसका मैग्निफिकेशन -2 है। बताओ कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव में भी कौन सा? वर्चुअल वाला। ठीक है, कहाँ रखा हुआ होगा? एफ और पी के बीच में। समझ में आ रहा है ये बात? एम बराबर +2, सॉरी, एम बराबर -2 है, वर्चुअल नहीं होगा, क्या होगा? रियल। तो कहाँ रखा जाएगा? सी और एफ के बीच में। और एफ बराबर +2 हुआ तो फिर पी और एफ के बीच में। समझ में आ रहा है ना? नेगेटिव है ना, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज रियल। ठीक है, अब बताओ एम बराबर -1 है, कितना हो जाएगा? सी पे रखा हुआ कौन सा मिरर? कॉनकेव। एम बराबर +1 है, स्पेरिकल होगा? नहीं। प्लस है मतलब वर्चुअल। वर्चुअल में सेम साइज नहीं बनता है स्पेरिकल में, किस में बनता है? प्लेन में। ये कौन सा हो जाएगा? प्लेन मिरर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो अगला हेडिंग डालो, स्पीड ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्पीड ऑफ इमेज इन स्फेरिकल, स्पीड ऑफ
इमेज इन स्फेरिकल मिरर। मैंने प्लेन मिरर में पढ़ा रखा है ना ये। देखो एक बार ना प्लेन मिरर से थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, फिर वापस से तुमको खुद ब खुद ये चल समझ में आ जाएगा। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा, है ना। और मान लो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इसका इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे, यू से। और इमेज डिस्टेंस को वी से। जब ये इधर चलने लगा तो इसका यू क्या होगा, कम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू पर यूनिट टाइम क्या दिलाएगा, स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर वेलोसिटी मान लेना, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है ना। अगर मान लो कि कुछ देर में डिस्टेंस एक्स चला और चलने में समय कितना लिया, टी, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्स बाई टी। मान लो कि ये टी टाइम में यू चला गया, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू बाई टी। अगर मुझे ऑब्जेक्ट का, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट का स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का स्पीड। या फिर मैं थोड़ा देर के लिए वेलोसिटी ही लिख देता हूं, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो बता क्या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। ये तो हर जगह वैलिड है ना। एक्स बाई टी तो एवरेज होता है, पर डी एक्स बाई डी टी हर जगह वैलिड है। क्लियर है ये बात। अगर मैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर इसको मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी। बट क्या यहां पे माइनस लगाना होगा, बताओगे क्यों, नहीं, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे ये मिरर के पास जा रहा है इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। ये x के वैल्यू क्या हो रहा है, कम। जब भी फंक्शन कम होता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर ये बात। हमने भी इस पे साइन कन्वर्शन नहीं डाला है। समझ में आ रहा है ये बात, घुसरा बुद्धि में। ठीक है, हम प्लस माइनस बाद में ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। उसी तरह से अगर मैं इस v को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, इमेज वेलोसिटी। क्या मिलेगा, इमेज वेलोसिटी। अगर तुमको ये फिलहाल माइनस नहीं समझ में आ रहा तो इसको इग्नोर करो, फिलहाल तुम मैग्नीट्यूड पे फोकस करो। ठीक है, इमेज वेलोसिटी v इमेज, क्या करोगे, डी वी बाई डी टी। क्योंकि ये v क्या है, इमेज का डिस्टेंस। क्लियर है ये बात, समझ में आया। तो तुमको प्लेन मिरर के केस में ये बात पता है कि u बराबर क्या होता है, माइनस वी। u बराबर क्या होता है, माइनस वी। और अगर इसी को दोनों साथ डिफरेंशिएट कर दिए तो डी यू बाई डी टी बराबर माइनस डी वी बाई डी टी। इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा क्योंकि घट रहा है, इसका भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पर सिंपली माइनस बचेगा। अरे देखो u कम हो रहा है ना, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। v भी तो कम हो रहा है, इधर देखो, यहां तक समझ में आया, u बराबर माइनस वी। ये भी नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और ये इमेज डिस्टेंस v। अगर मैं इसको प्लस लिया तो इसको, इसलिए क्या लिख दिया, u बराबर माइनस वी। प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है, ये तो पढ़े हो ना तुम लोग। ठीक है, इसलिए u बराबर क्या लिख दिया, माइनस वी। अगर इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। अभी जस्ट देखा ना, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चाहिए तो उसको क्या कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिफरेंशिएट। उसी तरह से अगर इमेज डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, इमेज का वेलोसिटी। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है, कि सर हम x चले, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, डी एक्स बाई डी टी ना। आपने डी यू बाई डी टी क्यों लिख दिया, समझ में आ रहा है ये बात, तुम यही पूछ रहे हो। अब देखो, अगर ये प्लेन, ये ऐसा समझो, ये वाई एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तुम यहां से चीजों को मेजर करना शुरू करते हो, तो यहां से कोई एक्स चल चुका है पहले, और चलने में कुछ समय लगा होगा, समझ में आ रहा है ये बात। तो उसका वेलोसिटी क्या लिखोगे, एक्स बाई टी। उसको क्या लिख दिया मैं, डी एक्स बाई डी टी। जब मैं डी यू कर देती है ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, बहुत छोटा। ये कैसा हो गया, बहुत ही छोटा। इसका मतलब ये यू ऑलरेडी बहुत छोटा है, बस इतना ही है। समझ में आ रहा है ये बात। डी यू का क्या मतलब होता है, स्मॉल चेंज। मैंने डेल्टा यू लिखा, क्या लिखा, डी यू। समझ में आ रहा है ये बात। तो ये जो डिस्टेंस है ऑलरेडी कैसा, बहुत ही छोटा। अब यहां पे आ जा, तुमको नहीं समझ में आ रहा था ना यहां, ये क्लियर हुआ तुमको। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो डी यू बाई डी टी क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। हम इसको मान लो वी ओ लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, वी ओ। और डी बाई डी टी क्या मिल जाएगा, इमेज वेलोसिटी। और माइनस है ऑलरेडी, क्या जाएगा, माइनस वी आई। समझ में आ रहा है, अब समझ में आया। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रिलेशन पता था, उसको डिफरेंशिएट कर दी, क्या मिल गया, वेलोसिटी। क्या स्फेरिकल मिरर में भी तुमको रिलेशन पता है, बिल्कुल। अगर तुम स्फेरिकल मिरर में आ जाओ, हमने प्लेन मिरर देखा अभी, ठीक है। तुम सेम चीज स्फेरिकल मिरर में आ जाओ। मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा देर के लिए समझो, ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज कहीं यहां बन गया, मुझे नहीं पता कहां बना, पीछे भी बन सकता है, इन जनरल लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, u, और ये वाला डिस्टेंस v। यही होता है ना। बताओ इस u और v में तुमको रिलेशन पता है, क्या होता है बताओ, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही रिलेशन है। क्या, जैसे कि प्लेन मिरर में क्या था, u बराबर माइनस v, बट यहां पे क्या है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। बराबर 1/f। क्लियर है। अगर मैं फिर से u को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, u को डिफरेंशिएशन क्या देगा, ऑब्जेक्ट, और v का इमेज वेलोसिटी। इस बार कौन सा केस में आएगा, स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि u किसका है, डिस्टेंस स्फेरिकल का। इसका मतलब मुझे पूरे इक्वेशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। किसके टर्म में, t के टर्म में, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखूंगा बताओ, 1/dt इंटू 1/u, सॉरी 1/dt लिख रहा हूं मैं, d बाई डी टी 1/u प्लस d बाई डी टी 1/v बराबर d बाई डी टी 1/f। ये लिखूंगा ना। सबको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हो गया। अब बताओ, इन तीनों में u v f, u बदलेगा, u चेंज होगा, बिल्कुल। अरे ऑब्जेक्ट अगर बदलेगा तो क्या, इधर उधर जाएगा तो क्या चेंज होगा, u। जैसे u चेंज होगा तो फिर क्या चेंज हो जाएगा, v। पर f फोकस क्या है, कांस्टेंट। मतलब इन तीनों में किसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है ये बात, क्यों जीरो हुआ, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहा है तो u तो बदलेगा, तो फिर v भी बदलेगा, बट f में चेंज नहीं आएगा। तो f तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल नहीं बट यहां पे फिलहाल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मिरर के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसको डिफरेंशिएट करो। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, इधर देखो पहले, इसको क्या लिख सकता हूं, डी यू के पावर -1 डी टी प्लस डी वी के पावर -1 डी टी।
बराबर 0 लिख सकता हूं क्या? बट क्या तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? नहीं, तुम इसको फिलहाल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो भैया। अगर ये सिंपली डी यू बाई डी टी होता तो मैं क्या लिख देता? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। क्या लिख देता है? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। बट ये u नहीं है, u का पावर -1 है, ये दिक्कत हो गया। और इसको मैं डिफरेंशिएट u के टर्म में ही कर सकता हूं, बिल्कुल। तो क्या करना होगा देखो, इस वाले में देखो क्या करूंगा मैं, डी यू का पावर -1 अपॉन डी यू, एक नीचे डी यू तो ऊपर में भी एक डी यू, और अपॉन में नीचे में एक डी टी। बताओ कोई चेंजेस आया क्या? उसी तरह से इसमें क्या करूंगा, डी वी के पावर -1 अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी टी बराबर 0। अब क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल। x के पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे इसको तो कर सकते हो ना, डी एक्स के पावर -1 डी एक्स, -1 एक्स के पावर -2। हमेशा याद रखना करो, डी एक्स के पावर -n ओवर में डी एक्स, यहां x है तो यहां भी क्या होना चाहिए? x। तो अगर यहां u है तो यहां भी क्या होना चाहिए? u। सेम ही चीज होना चाहिए। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 बाहर, u के पावर -2, और -2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/u²। और ये बताओ डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम तरीके से प्लस डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? -1/v², और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 0। आ गया? सॉल्व करो इसको, कितना है? राइट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बता वी आई बराबर क्या निकला? इसको तो चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस रहेगा तो -v अपॉन यू का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट। ये आ रहा है क्या तुम लोग का? भी आ रहा है? प्लेन मिरर में यही सिंपली क्या होता था, वी आई बराबर -v0, क्योंकि ये वाला टर्म नहीं होता था। बट यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा v बाई यू का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, सब साइन के साथ। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वी आई बराबर -m का स्क्वायर इंटू v0, लिख सकता हूँ क्या? m क्या है यहाँ पे? और मैग्निफिकेशन ऑफ ये मिरर क्या होता है? -v/u, उसको स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। तो -m का स्क्वायर इंटू, कायदे से तुम यही फॉर्मूला हर जगह रखो, याद करो, प्लेन मिरर में भी। मतलब m का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लेन मिरर में? 1, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमेशा कितना होता है? 1। तो जैसे 1 होगा तो फॉर्मूला क्या निकल गया? वी आई बराबर -v0। तो बस तुम यही फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है? इनफैक्ट यहां भी और इनफैक्ट लेंस में भी, कहीं पे भी तुमसे पूछ दे कि स्फेरिकल मिरर, लेंस और प्लेन मिरर में इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या रिलेशन होता है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ m का स्क्वायर इंटू v0। लेंस में ये प्लस हो जाता है, ठीक है, वो पता चल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो। प्लेन मिरर में m का वैल्यू कितना डालोगे? 1, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, कुछ डाउट आ रहा है क्या यहाँ पे? कहाँ पे माइनस देना चाहिए? अरे ये माइनस बाहर वाला है, ये बाहर वाला माइनस छोड़ा हूं मैं। मैग्निफिकेशन ठीक है, तुम बोलोगे सर मैग्निफिकेशन तो -v/u, पर मैं उसका स्क्वायर कर दिया तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ, यही लेंस के केस में यहाँ पर माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ये जो माइनस आया है प्लस की वजह से आया है ना, अगर यहाँ पर माइनस होता पहले से ही तो ये ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्लस। क्लियर है ये बात? चलिए क्वेश्चन लिखो।
ए object is an object is moving an object is moving away from an object is moving away an object is moving away from pole an object is moving away from of pole of concave mirror pole of concave mirror pole of concave mirror of focal length of focal length 30 of focal length 30 centimeter of focal length 30 centimeter. Find the location of object. Find the location of object. Find the location of object so that velocity of image so that speed sorry speed लिखो so that speed of image is equal to so that speed of image is equal to speed of object. ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर ऑप्शन बी है 70 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है 60 सेंटीमीटर ऑप्शन डी है 80 सेंटीमीटर बताओ। हाँ सही है कितना होगा 60 सेंटीमीटर। सॉल्व करने की जरूरत है इसको तुम लोग सॉल्व कर रही हो सी पे होगा क्योंकि सी पे मैग्निफिकेशन कितना होता है -1 तो वी आई बराबर वी ओ कब होगा जब एम का वैल्यू 1 होगा तो उस वक्त ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए सी पे। समझ में आ रहा तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं बट अगला क्वेश्चन लिखो एक तो कर लो इसी क्वेश्चन में लिखो इफ इफ if speed of object is if speed so ऐसे लिखो if object is located at if s- object if object is located at 100 centimeter if object is located at 100 centimeter if object is located at 100 centimeter and moving with 50 kilometer per hour and moving with 50 kilometer per hour find the speed of image फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज अब तुमको करना पड़ेगा अब सेम नहीं है ना फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज निकालो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें तुमको यू दिया हुआ है एफ दिया हुआ है क्या निकालना होगा दे रखा हूं क्वेश्चन में पुराना ही क्वेश्चन है ये अगला लिख लिया इसी को उसी का पार्ट था ये गंदा कैलकुलेशन आ रहा है क्या गंदा आ रहा है
इतना समय मत लगाओ। 1/v, मैं लिख रहा हूँ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना आ रहा है? 120, 125 अपॉन, मैंने पहली बात किलोमीटर पर आवर में दिया, इस पे सेंटीमीटर में पहुंचा दिया तुम। पहले तो ये बताओ कि कन्वर्ट क्यों किया, रहने दो किलोमीटर में ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले तो ये बताओ v कितना आया तुम लोग का? -300/, हाँ तुम लोग का, हाँ त्रिशा कितना है अभी? हाँ तो बस और क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस हटा दो, क्यों हटाना माइनस? क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज m बराबर क्या होता है, v/u। तो v आया तुम्हारा 300/7 और u कितना है 100 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ 50। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/49 इंटू कितना जगह 49 किलोमीटर पर आवर। नहीं कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, जब मैं दिया हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों का सेम रेशियो, सेम चीज का रेशियो है तो कट जाएगा। तो यहाँ मैग्निफिकेशन तो यूनिटलेस होता है ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखो, ये कॉपी करना है। तुमने कन्वर्ट कर दिया था, कोई बात नहीं, रहने दो, हो जाएगा, सही होगा, चिल रहो तुम। ये हो गया हमारा कॉनकेव, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिरर है ना, मिरर भी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर m। ये है तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे लोकेटेड है, यहां पे, और ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, ये भी जा रहा है तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इसका जो फोकल लेंथ है वो है 10 मीटर, ठीक है। हाँ, और इस टाइम पे जो सेपरेशन है, इस टाइम पे ये है तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है। तुमको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी चाहिए मतलब डायरेक्शन के साथ। क्या वो फॉर्मूला लगाओगे? बिल्कुल, बस। हाँ देखो, एक चीज बहुत बेसिक है, एक बार देख लो उसके बाद कर लेना। हमने क्या पढ़ा था, वी ओ बराबर -m² इंटू वी, सॉरी वी आई इंटू वी ओ। ये कब वैलिड था, जब मिरर किस पे था, मिरर एट रेस्ट। बट फिलहाल मिरर इधर देखो, फिलहाल मिरर कब वैलिड था, जब मिरर एट रेस्ट पे था। बट मिरर क्या चल रहा है, मोशन में, तो मिरर को रेस्ट पे बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, मिरर पे बैठ जाओ। अगर तुम मिरर पे बैठ के देखोगे तो क्या तुमको वेलोसिटी ऑफ इमेज दिखेगा, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और फिर क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। कहानी का करो सॉल्व। प्लेन मिरर वाली ही कहानी है, मैंने बैठाया था प्लेन मिरर पे, याद हो तो। कितना आ रहा है, -8 तो नहीं है, एक बार आप क्रॉस चेक करो।
वी कितना आया तुम्हारा? वी -30 तक तो सही है, तो कुछ तो गलत किए हो। हाँ तो माइनस, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? -2। तो तुमने क्या निकाला? तुमने निकाला होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बट व्हाट यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। फिर इसको फर्दर तोड़ो। तुमने जो कैलकुलेट किया ना, वो क्या निकाले तुम? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वो कितना है तुम्हारा? -8। -8 मीटर पर सेकेंड। और तुमको क्या निकालना? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो फिर से इसको ब्रेक करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो माइनस प्लस कुछ करो। नहीं, गलत किए हो, प्लस देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सही करके भी तुम गलत किए हो। ऐड होगा मेरे हिसाब से 9 हो जाएगा। हाँ नहीं, वेरीफाई करो। न देखो तुम्हारे सामने बना हुआ है एरो। कितना होगा? सही। ना, 9 आएगा। चेक करो, हमसे बहस नहीं कर। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ 9 आएगा। तुम्हारा 9 आ रहा है ना? टुवर्ड लेफ्ट, किधर जाएगा? लेफ्ट की ओर। तुमने किसको प्लस लिया है? राइट लेफ्ट किसको प्लस लिया है? तो क्या? हाँ, तुमने राइट को प्लस लिया है, तो इधर तुम्हारा ये माइनस आना चाहिए। नहीं, तुम्हारी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ये समथिंग 8 या 10 कुछ भी तो आया होगा, देखो 8 आया होगा ना। 4 दूनी 8। चलो मैं ही करता हूँ, अब तुम लोग पता ना कहाँ गलत कर। चलो हटाओ, यहाँ तक देखते हैं। ये माइनस आया, पक्का कंफर्म होना? ये यहाँ तक तुम्हारा भी आया माइनस? हाँ तो लिखो ना इसके बाद, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तुमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब बता, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? -8। कितना? -8 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? -1। क्यों माइनस? क्योंकि लेफ्ट जा रहा है वो। तो ये कितना हो जाएगा? -8 -1 कितना हो जाएगा? -9 मीटर पर सेकेंड। मतलब इमेज जाएगा लेफ्ट में विथ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया समझ में? कि वापस से समझाऊं पूरा? चलो मैं वापस से कर दे रहा हूँ। अरे थम जाओ, तुम लोग शुरू में ही बेस ही खराब कर दिए ना। बेस पता क्या खराब किए हो? देखो, तुमने शुरू में किसको प्लस माइनस लिया, तुम्हें यही नहीं पता है। देखो, ऐसे केस में हमेशा मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या लिया करो? प्लस। इसको क्या लूंगा मैं? प्लस। तो इसको क्या लूंगा? माइनस। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, कोई दिक्कत? अच्छा, v तो निकाल लिए थे ना, 30 आया था ना, ये भी सॉल्व करने की जरूरत है। ये सब का 30 आया ना, यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं। देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर -m²। m कितना हो जाएगा? 30/15, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये भी लिखना है, v/u कर लोगे ना? तो कितना हो जाएगा? ये माइनस है तो माइनस का लिख दूंगा मैं, -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ, कहानी खत्म। डालो प्लस माइनस के साथ। तुमको जो निकालना उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, लिख दो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? माइनस में जा रहा है ना, तो इसको क्या लिखोगे? -1।
बराबर -4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बताओ, आगे जा रहा कितना हो जाएगा +1, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर फिर से किधर माइनस, मतलब -1। क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +2 -8। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा -9। अब अपना गलती दिखा, है डायरेक्शन के साथ, मैंने बोला वेलोसिटी का खेल है ना, तो तुमने डायरेक्शन नहीं कर, 7 भी आ जाएगा फिर तो, जो तुम्हारा आ रहा था, फिर 10 भी आ सकता था। चारों ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, 7, 8, 9, 10। और एक भी मैच कर एक्साइटमेंट में मार दोगे, अच्छा ऑप्शन मैच करा मतलब सही हूं मैं। समझ में आ रहा है ये बात, मिस्टेक दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या करना है कि तुम जब भी डालो ना वैल्यू, तो डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी। अच्छा, तुम ये भी मत सोचना कि तुमसे स्पीड पूछा जाए तो यहां पे सबको प्लस मत कर देना, फाइनल में जो आएगा ना उसको प्लस कर देना बस। अगर तुमसे कोई पूछ दे व्हाट इज स्पीड ऑफ इमेज, तो क्या लिखोगे 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड में माइनस नहीं आएगा। बट पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे -9, या फिर ऐसे लिख सकते हो 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट। समझ में आया ये बात, चलो कर लोगे, इससे टफ नहीं हो सकता है। मैं मिरर भी चला दिया, तो इससे बहुत ज्यादा टफ, तो मिरर रोटेट कर सकता है जो कि तुम्हारे लेवल के बाहर की हो जाएगी फिर ये, ठीक है। तो चलने में कर लिया, प्लेन मिरर को भी चला दिया, उसमें भी कर लोगे। उसमें भी कुछ ऐसा ही आया था, याद करो, v, याद है ना, VIM बराबर -VOM। जब इसी को ब्रेक किया तो एक फॉर्मूला आ गया था, मैंने बोला ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, प्लेन मिरर में भी, स्फेरिकल मिरर में भी, और लेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। बाकी यही फॉर्मूला हर जगह लगाओ। मिरर अगर रेस्ट पे है तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। बट अगर मिरर चल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। कहानी खत्म। चलो अब हेडिंग डालो, लिखो रिफ्रैक्शन। देखो, जब भी ऐसा समझो, नीचे में वाटर है और ऊपर में एयर है, क्या है एयर। इसको मैं दो डिफरेंट मीडियम बोल रहा हूं, क्या दो डिफरेंट मीडियम, ऊपर में एयर और नीचे में वाटर। क्लियर है। मैंने बोला कि एक रे ऑफ लाइट आया वाटर से, किससे आया वाटर से, और चल सॉरी आया एयर से, गया किसमें वाटर में। क्लियर है। तो क्या एक रे ऑफ लाइट आया एक मीडियम से चला गया दूसरे मीडियम में, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन। याद आ रहा है कुछ, ये तो बहुत बेसिक है। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, पासिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। समझ में आया कि एयर से किस में चला गया वाटर में। क्लियर है। अच्छा, जब ये एयर में था, जब तक तुमको बोला नहीं जाए, तुम एयर को ट्रीट करना एज ए वैक्यूम। कैसा ट्रीट करना है, एयर और वैक्यूम तुम्हारे लिए सेम है, जब तक स्पेशली मेंशन नहीं किया जाए कि अलग अलग है। ठीक है। तो एयर में जो लाइट का स्पीड होता है, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है, हम लोग उसको डिनोट किससे करते हैं सी से। मतलब लाइट का स्पीड जो वैक्यूम है उसको भी किससे डिनोट करेंगे सी से। जब इसका स्पीड को मेजर किया गया तो वो कितना आता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक। जैसे ही ये लाइट वाटर में आया तो उसका स्पीड डिक्रीज कर गया, क्या कर गया डिक्रीज। मतलब ये जो v है लेस देन क्या हो गया c।
ये वी भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वी क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये जिस फैक्टर से डिक्रीज किया, v बराबर c अपॉन एक फैक्टर डिक्रीज किया जिसको हमने बोला n। और ये जो n है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c अपॉन v। अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, कोई भी एक मीडियम है, ये मान लो अभी फिलहाल वाटर है, कुछ और भी हो, तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। क्लियर है? तो इस बात को लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि हम लोग एन या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आया? और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, इसको एक नाम देते हैं हम लोग, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ पढ़ेंगे अभी, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये लिखो, क्यों बोला कि एब्सोल्यूट, मैं सब बताता हूं, पहले इतना कॉपी करो। देखो बहुत बार म्यू लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना मत, मैं एल लिखूंगा, बट हो सकता म्यू भी लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो मतलब वही समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया? करो इसको फटाफट कॉपी करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए? चलो देखो बेसिकली क्या है ना, कि यहां पे हमने ऊपर में क्या लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जब भी तुम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम करोगे, तो उससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। बट ऐसा कुछ हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो वो जो आएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। देखो क्या है मतलब इसका, ऐसा समझो, मैंने क्या बोला, एन। एन कैसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब हो गया, सी अपॉन वी। ठीक है, एक काम करते हैं, ये मीडियम वी एन वन है, तो इसका स्पीड कितना होगा, वी वन। समझ में आ रहा है ये बात? अगर इस मीडियम का नाम क्या रख दिया मैं, एन वन, तो इसका वेलोसिटी वी वन। अच्छा दूसरे मीडियम में लिखते हैं, एन टू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई वी टू। कोई बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? एन वन क्या है, ऐसा समझो कि ये आगे हो गया एयर और नीचे हो गया मीडियम वन, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्या हो जाएगा, एन वन। ये हो गया ऊपर में एयर और नीचे में होगा दूसरा रिफ्रैक्टिव मीडियम टू, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एन टू। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ एन वन बराबर क्या आया, सी बाई वी वन। उसी तरह से एन टू बराबर क्या आया, सी बाई वी टू। तुम एक काम करो,
डिवाइड कर दो इनको आपस में। N1 बराबर हो जाएगा C बाई V1 डिवाइड बाई N2 बराबर क्या लिखूंगा C बाई V2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? C से C, V2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? V1। तो एक फॉर्मूला आया N1 बाई N2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। कोई दिक्कत? इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब बताओ ये एब्सोल्यूट रहा या रिलेटिव हो गया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो इस पूरे को, मैंने क्या लिखा है? N1/N2 बराबर V2 अपॉन V1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का तो वेलोसिटी दूसरे का। समझ में आ रहा है? अगर तुमको याद ना हो तो एक तरीका अच्छे से मस्त ऐसा याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? N1 V1 बराबर N2 V2। कोई तीसरा मीडियम हो गया तो N3 V3। कोई चौथा मीडियम हो गया N4 V4। समझ में आ रहा है ये बात? अगर ऐसा तुम कंफ्यूज कर जाते हो रेशियो लेने में कि ऊपर में N1 था तो यहाँ पे V1 था, तो ऐसे याद ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, N1 V1 बराबर N2 V2 बराबर N3 V। कंटिन्यू चलते रहो। क्लियर ये बात? अच्छा देखो, इसको पढ़ने का एक और तरीका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसको ऐसे भी लिखते हैं N1 2, या फिर N1 2, ऐसे भी पढ़ते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। या ऐसा भी लिखा रहे तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज विथ रिस्पेक्ट टू 2। कॉपी करो इसको, फिर इस पर अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आएगा। और अच्छा, मैं तुमको कुछ कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बता देता हूं, याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1.0003। तो इसको सिंपली 1 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, या फिर बहुत जगह 1.33 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 या फिर 3/2। और सबसे ज्यादा किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.46, या सिंपली 4 भी लग चलेगा। लिख लो इसको। ये सारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू है, देन फाइंड Ng कितना होगा? क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू W का मतलब क्या हो गया? वाटर। तो क्या लिखोगे? Ng/N W। वैल्यू पता है? बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो। कितना आ रहा है? 9/8 आया। लिख लो इसको, लिखो जरूर, लिखना सब जरूरी है, कॉपी करो। तुम्हारा 1/2 आ गया। 9/8 समझ में आया ना? इसको क्या लिखोगे? Ng/N W। Ng के वैल्यू तुमको पता है कितना है? 3/2। और N W 4/3। तो ये हो जाएगा 9/8। क्लियर है? अब आता है ये बात कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लिखो। फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, लिखो। अच्छा, एक है तुम्हारे पास व्हाइट लाइट। क्या है व्हाइट लाइट? तो व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक? कैसा है? मतलब नहीं पता है। दो टर्म याद रखना, एक होता है मोनोक्रोमेटिक और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक। तुम्हारे लिए, फिलहाल तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये परफेक्ट डेफिनेशन है नहीं। तुम्हारे लिए मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, क्योंकि कलर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, तो सिंगल कलर। और पोली का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, मल्टीपल कलर। सिंगल कलर मतलब क्या, कि जिसमें एक ही कलर हो। और पॉलीक्रोमेटिक मतलब मल्टीपल कलर। अब बताओ, लाइट, व्हाइट लाइट कैसा है? कैसा है? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक क्यों है? वी आई बी जी वाई ओ आर, सबका मतलब पता है? ठीक है। देखो, एक बात मैं बताता हूँ तुम लोग को, जब मैं लाइट पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब इंट्रोडक्शन दिया था, इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग विजिबल रे बोलते हैं, याद आ रहा है ना? विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, याद आ रहा है? तो इन सब का एक अपना वेवलेंथ होता है। जैसे सबसे कम इसका होता है, कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम। और इसका कितना होता है लमसम? 8000 एंगस्ट्रम लमसम। ठीक है, 7000 कुछ होता है, 8 मान के चल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो कलर नाम का कोई चीज नहीं होता है, वेवलेंथ होता होता क्या है? वेवलेंथ। जिसका भी वेवलेंथ 4000 के आसपास होगा तुमको कैसा दिखेगा? वायलेट। और जिसका भी वेवलेंथ 8000 के आसपास होगा तुमको कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? रेड। क्लियर है? जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। लेमडा यहां पे क्या है? वेवलेंथ। एक साइंटिस्ट थे, कौची कुछ करके, उनका एक इक्वेशन दिया हुआ था, वहां से ये बातें पता चलता है। ठीक है, बोलो तो मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है वो होता है ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर प्लस सी लेमडा का पावर 4 प्लस डी, क्या हो जाएगा बताओ? लेमडा का पावर 100। क्लियर है? तो यहां से ये बात दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। कांस्टेंट। अब बताओ तुम सब एक बात, कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा कलर होगा? विच कलर हैज मैक्सिमम लैम्डा, क्या हो जाएगा? वायलेट। क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर है बात? यहां से ही समझ में आता है कि जो प्रिज्म में तुम लोग पढ़ते हो ना, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है। क्यों डेविएट करता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे, सॉरी, वेवलेंथ सबसे कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो ज्यादा डेविएट करता है। क्लियर ये बात? विच कलर है जो मैक्सिमम, अच्छा क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैं। विच कलर है जो मैक्सिमम एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा? वायलेट का। व्हेन
टेम्परेचर इज इंक्रीज, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से। बुद्धि लगाओ, नींद आ रहा है तुमको? जरा पानी मार के आओ, मुंह पे जाओ, ज्यादा थक मेहनत कर ली हो। बताओ, ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई। है? कैसे? बता, कैसे घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? हाँ, ज्यादा दूर हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज। क्लियर है? when you will increase the temperature, a refractive index will decrease. हो गया? आगे बढ़े? अच्छा, एक बात बताओ, लाइट एक वेव है, उसका कुछ वेलोसिटी होगा v। तुमको याद है v बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू एफ। इसमें लैम्डा तुम सबको पता है क्या है? वेवलेंथ। और f क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक चीज नोट करके लिख लो, जो फ्रीक्वेंसी है ना, ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात को लिख लेना। डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। जो फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ एंड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स पे। मतलब ऐसा समझो कि ये जो ट्यूब लाइट है, यहां से कुछ लाइट निकल रहा होगा, अगर ये लाइट वाटर में चला जाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बट चेंज क्या होगा इसका? स्पीड। जैसे अभी ये एयर में आ रहा था, एयर में स्पीड क्या होगा? सी। जैसे वो वाटर में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज। अब तुम सोचो यहां पे कि अगर यहां पे वेलोसिटी चेंज हो गया बट फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज क्या होगा? क्या चेंज होगा? वेवलेंथ। ठीक है, तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हो तो वेलोसिटी के साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज करता है। इस बात को भी लिख लो। व्हेन लाइट रे passes from one medium to another medium, its velocity and wavelength changes, but frequency remains same। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां पे उसका फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं आएगा, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताओ, तुमको याद आ रहा है N1/N2 बराबर क्या था? V2/V1। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 तो वेवलेंथ कितना? λ1। वेलोसिटी v2 तो वेवलेंथ λ2, तो बराबर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? λ2/λ1। इस बात को भी याद रखना।
सबको भी मैं यूज करूंगा जब डिटेल में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और प्रिज्म में यही सब काम आएगा। नहीं, पहले लेंस पढ़ाऊंगा फिर प्रिज्म पे आएंगे। फटाफट करो। हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। डन यहां तक। हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, पासिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ होता है वैसे किसका लॉ होता है, रिफ्रैक्शन का। तो हेडिंग डालो, लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का भी, रिफ्लेक्शन में कितने लॉ थे, कितने था, दो। पहला क्या था बताओ, इंसिडेंट रे, यहां पर रिफ्लेक्टेड लिखूंगा या रिफ्रैक्टेड लिखूंगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो सबसे पहले तो डायग्राम देख लो। मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, यहां पे रे ऑफ लाइट आया, यहां पे रे ऑफ लाइट आया, आने जिस भी पॉइंट पे रे स्ट्राइक कर रहा है सबसे पहले वहां पे क्या ड्रॉ करोगे, एक नॉर्मल, और स्ट्राइक करने के बाद ये दूसरा मीडियम में आ गया मान लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। बाकी तो तुमको पता है एक नॉर्मल है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई, और इसको एंगल आर। यहां पे एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आर को लिख लो, आर यहां पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई सबको पता क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया, पहला लॉ समझ में आ गया, उसमें कुछ समझना है ही नहीं। दूसरा लॉ को एक नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, दूसरा लॉ को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। देखो पता ना तुम लोग कैसे पढ़े हो स्नेल्स लॉ को स्कूल में, या फिर पहले मैं जो बता रहा हूं तुमको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है और हमेशा याद रखने में आसान होगा। देखो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, देखो स्नेल्स लॉ बोलता है कि n1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट के ऊपर एक मीडियम है, नीचे दूसरा मीडियम है, क्या बोल रहा है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, इनटू साइन ऑफ आई, बराबर सेम चीज लिखो दूसरे मीडियम के लिए, क्या लिखूंगा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, क्या लिखूंगा, n2 इंटू में साइन आर। मान लो कोई तीसरा मीडियम होता तो फिर क्या लिखते हैं, बराबर में n3 इंटू साइन r3। कोई चौथा मीडियम होता तो n4 इंटू साइन r4। मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। तुम लोग ऐसे पढ़ते होगे n ऐसा,
साइन आई बराबर साइन आर बराबर n2/n1। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, ऐसे पढ़ाया जाता है और इस कांस्टेंट को ये बोलते हैं। तो ये याद करने में तुमको तकलीफ होगा कि भाई साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट होता कितना है, तो तुम रटोगे n2/n1। कहीं गलती से तुम n1/n2 लिख दिए तो गलती तो कर ही सकते हो, बट इसमें गलती होगा। क्या करना है इसमें, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल। हाँ, डेरिवेशन नहीं सीखना अभी, इसका प्रूफ पढ़ोगे, टेंशन मत लो। वेब में मैंने बोला ना कि सबको प्रूफ किया गया, जैसे तुम लोग मैं शुरू में कहानी सुनाया था ना, न्यूटन, फिर न्यूटन के बाद हाइजन आया था, हम सबने वॉर किया कि भाई ये होता, तो सबने प्रूफ दिया था, ऐसा नहीं था। न्यूटन ने जैसे थॉमस यंग आया, ठीक है, तो उसने, हाँ, उसने क्या किया, या फिर हाइजन ने आया, तो हाइजन ने वेव बताया लाइट को, और वेव बता के इन सबको प्रूफ भी किया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ है एंगल आई बराबर आर। तुम आज तक प्रूफ मांगे हो, बट उसका प्रूफ किया गया है, इसका भी प्रूफ है, बट तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तुम फिलहाल एनएजेसी में कौन सा प्रूफ है, 12th में, क्लियर है। वेब ऑप्टिक्स में सारा चीज का प्रूफ होगा, आता है बोर्ड में क्वेश्चन आता है प्रूफ। हाँ इतना इजी क्वेश्चन देंगे नहीं, वो बहुत इजी है। प्रूफ बहुत इजी है। उसके लिए बाद तुमको थोड़ा सा कुछ टर्म पता होना चाहिए कि वेवलेट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है। जैसे ये हो गया, अगर मान लो कि ऐसा कुछ इन्फिनाइट रॉड है तो इसका एक वेवलेट बनता है सिलेंड्रिकल। अगर मान लो पॉइंट सोर्स है उसका वेवलेट स्फेरिकल बनता है। अब तुम पूछोगे सर ये वेवलेट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, तो पहले ये सिखाने पड़ेगा ना, तब तो प्रूफ कर पाऊंगा मैं। तो फिलहाल काम से चलाओ, ठीक है। अच्छा बताओ, तुमको क्या करना है, ये देखो जो मैं बता रहा हूँ, तुमको ऐसे लिखना है, स्नेल्स लॉ को याद रखना, कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल। अब देखो तुम सब कुछ लिख सकते हो इसमें। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, v1, इसमें क्या होगा v2, इसमें वेवलेंथ क्या होगा बताओ, λ1, इसमें वेवलेंथ क्या होगा λ2। तुम सारा रेशियो कैसे लिख सकते हो, देखो साइन, ये तो पहले लिखोगे, यहां से साइन आई बाई साइन आर क्या लिखोगे, n2/n1। और अभी जस्ट इससे पहले बताया था मैं, n2/n1 क्या होता है, v1/v2। अगर ये भी ना याद हो तो कैसे लिखते थे, n1v1 बराबर n2v2। तो बताओ n2/n1 क्या हो जाएगा, v1/v2। और अगर ये v1 है तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, λ1/λ2। सारा रेशियो आ जाएगा एक बार में। ये वो तरीका जिससे तुम गलती नहीं करोगे, बाकी आता है तो अच्छी बात है। हो गया, क्वेश्चन किया जाए, बहुत थ्योरी हो गया, थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए होगे तुम लोग। चलो क्वेश्चन किया जाए, लिख लिया, ये कॉपी करना दिन लोग को। चलो क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, लिखो, मैं डायग्राम बना दूंगा ना। लिखो, ए सर्च लाइट, देखो ए सर्च लाइट ऑन ए रिवर बैंक, ए सर्च लाइट ऑन ए रिवर बैंक इज बीइंग यूज्ड एट नाइट। रात में नदी के किनारे टॉर्च लेकर हो तुम, कुछ काम करोगे उससे अभी, क्या काम है देखो, इज यूज एट नाइट टू इल्यूमिनेट, टू इल्यूमिनेट ए, टू इल्यूमिनेट ए फिश। कोई फिश देखो जो चमकता है, देखा है, आज गूगल करना, एज सोन इन फिगर। अच्छा एक एक फिश में ना वोल्टेज भी अच्छा खासा वोल्टेज, ईगल ईगल कुछ बोलते हैं, इल, हाँ वो ऐसा कुछ लंबा सा ऐसा कुछ होता है ना, खतरनाक वोल्टेज जनरेट करता है वो, 200 प्लस समथिंग ऐसा सुना हूं मैं।
वो तो उसका बायोलॉजी वाले में हमसे पूछो कैसे करता है जनरेट। वो तो मैं जी के बता रहा हूँ तुमको। हाँ, एज सोजन फिगर लिखो। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा 1, at what angle of incident theta 1 should be light aimed? At what angle of incident theta 1 should be light incident? डायग्राम देख लो। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये हो गया हमारा नदी का किनारा, ठीक है। ये और यहां से ये, यहां पे है तुम्हारा फिश जो साइन कर रहा है, ठीक है। और यहां पे तुमने एक लाइट इंसिडेंट किया, ये है क्या थीटा लिखा हो ना मैं, थीटा। चलो ये वाला जो लेंथ है ना, थीटा 1, थीटा 1, थीटा 1। चलो ये वाला जो लेंथ देख रहे हो ना, ये लेंथ है तुम्हारा 4 मीटर, और ये लेंथ भी है 4 मीटर। बनाओ, ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन ए, थीटा का वैल्यू निकालना है ना, कॉस इनवर्स 2√2/3। ऑप्शन बी, साइन इनवर्स 2√2/3। मैं बता रहा हूँ इनवर्स का क्या मतलब है, घबराओ मत। नहीं 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 नहीं, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था वो। तुम लोग को पता है इनवर्स, थोड़ा बहुत आइडिया है? अरे देखो ऐसे लिखते हैं, इधर देखो, जैसे देख लो, हाँ, साइन थीटा बराबर मान लो 1/2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो तुम थीटा को ऐसे लिखते हैं, साइन को इधर भेज दो, तो अब बोलोगे सर साइन अलग कैसे कर रहे हैं, एक ही फंक्शन है। हाँ, बट अलग कर रहे हैं और उसका मतलब कुछ और है, ठीक है, वो वाला अलग नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स का पावर -1 1/2। ये वाला नहीं है, 1/sin बराबर साइन का पावर -1 नहीं है। इसको हम बोलते इनवर्स फंक्शन, ये पढ़ोगे, ये 12 में पढ़ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बट फिलहाल के लिए समझ जाओ, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास साइन थीटा का एक वैल्यू आएगा, ऐसा समझो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आ रहा है कैसे करना है ना। चल, हाँ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं दिया नहीं, बट तुमको खुद आइडिया होना चाहिए। रिवर है ना, 1/3 होता है, 1.33 बोला था, तो 4/3 लिया करो। यहाँ पे देख रहे हो ना कि 4/3 को कुछ टर्म में है आंसर, तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि 3 रूट। तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ, स्नेल्स लॉ पढ़ रखे हो कंफर्म? सबसे पहले इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पता चल जाएगा, कितना का 45 होगा ना। हाँ भाई मोनिस, तो डायग्राम ही बनाते रहिए, पर सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो ना। देखो, कॉमन सा बात है कि अगर मुझे ये दिखना चाहिए, तो यहां से लाइट निकलने के बाद रिफ्रैक्ट होकर यहां पे आना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अगर स्नेल्स लॉ लगाना है, तो उसमें दो एंगल होता है और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो एक एंगल जो तुमको निकालना है, तो बाकी सब कुछ पता होना चाहिए तुमको, है ना। ऊपर में एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। नीचे में क्या है, वाटर, तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। और फिर हमको ये एंगल r चाहिए होगा, तो इस ट्रिग्नोमेट्री से तुम r नहीं निकाल सकते हो। tan r बराबर क्या हो जाएगा बताओ, tan r बराबर 4/4 मतलब 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 45 तो होगा ही, कॉमन सेंस भी, बट तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। 45 हो गया, आप लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इस पॉइंट पे ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, इनटू में साइन ऑफ एंगल कितना थीटा 1, बराबर नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और साइन ऑफ एंगल कितना 45। n1 कितना है 1, साइन ऑफ थीटा 1, n2 कितना 4/3, और साइन कितना होता 1/√2। इसको सॉल्व कर दो कितना जगह 2/2√2/3, तो साइन थीटा 1 बराबर 2√2/3, तो थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/, हो गया। एक और लिखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर, देखो एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल, कॉमा द टॉप ऑफ thin rod of height h, the top of thin rod of height h, an observer, शुरू से लिखो, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल, फुल स्टॉप के बाद द टॉप ऑफ थिन रॉड ऑफ हाइट h, प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, प्लेस्ड प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, फिगर बता रहा हूं मैं, एज सोन इन फिगर, द बीकर हाइट इज, द बीकर हाइट इज 3h, the weaker height is 3h and radius is h, and radius is h, the weaker height is 3h and radius is h, मतलब समझ रहे बीकर कैसा है सिलेंड्रिकल, जिसका रेडियस कितना है h और हाइट कितना है 3h, और ऑब्जर्वर यहाँ पर रखा हुआ जिसका हाइट कितना है, सॉरी रॉड रखा हुआ है ना, रॉड का हाइट कितना है h। आगे लिखो, when beaker is filled with liquid, when when beaker is filled with liquid up to height 2h, up to height 2h, he can see the lower end of the rod, up to height 2h, he can see the lower end of rod. A beaker is filled with a liquid up to height 2h, he can see the lower end of the rod. Find the refractive index of liquid, find the refractive index of liquid। अच्छा एक चीज बताओ, ये बताने की जरूरत है क्या कि मान लो ये मीडियम n1 है और ये मीडियम n2 है, ये यहां से आया, n1 का वैल्यू मान लो 1 है और n2 का वैल्यू मान लो 2 है, तो कम वाले को एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं रेरर मीडियम, और इसको क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेरर से डेंसर में जाता है तो कहां बेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये स्नेल्स लॉ से ही पता चल रहा है, देख लो n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2, बताओ जब n2 बड़ा होगा तो साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा छोटा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए सेम, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कांस्टेंट। तो अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दिया तो एंगल क्या हो जाएगा कम, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब उल्टा सोचो, उल्टा क्या कि अगर डेंसर मीडियम से गया किस में जाएगा रेरर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, कम हुआ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एंगल क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ये किधर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। क्लियर है ये बात, आई डोंट थिंक ये बताने को उतनी जरूरत है, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया मैं। अच्छा चलो उसका फिगर बनाओ।
चलो जैसा भी सिलेंडर बना काम चल ही जाएगा इससे। ये सिलेंडर का बेस है, ठीक है। और इस सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है? कितना हाइट था? 3h। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस मतलब ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ कितना है? h। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे एक तुम्हारा रॉड रखा हुआ है ऐसे। कितने हाइट का? h हाइट का, ठीक है। और यहां से कोई इंसान इसको देख रहा है ऐसा। ऐसा समझो, यहाँ पे एक होल है और यहां से इंसान इसको देख रहा है। तो देखने में क्या रहा, देखो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, डायरेक्ट इसके आंख तक पहुंचेगा तो देख लेगा इसको। क्लियर है ये बात? बट अब किया क्या ये देखो। बिल्कुल। इसमें मैंने भर दिया पानी, कहां तक? पानी नहीं, लिक्विड। लिक्विड में हमेशा पानी ही नहीं होता है। यहां तक भर दिया, 2h तक शायद। ठीक है, ये हाइट कितना है? 2h। 2h भरते ही उसको बेस दिखने लगा। अब बता बेस कैसे दिखेगा, डायग्राम बताओ मुझे तुम लोग। क्या होगा अब? पहले कुछ नहीं था तो रिफ्लेक्शन हो रहा था क्या? नहीं। बट जैसे ही तुम बेस भर दोगे तो यहां बेस से लाइट निकलेगा और रिफ्रैक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंचेगा। समझ में आ रहा है ये बात? बस यही करना है। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है नॉर्मल बनाया करो। ये मान लो एंगल आई हो गया, ये क्या कहलाएगा? एंगल आर। इसमें लिक्विड है। लिक्विड का तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन निकालना है। ऑप्शन दे दूं? ए, बी, सी और डी। 2। हम्म, बिल्कुल। हम्म। ऊपर वाला एंगल आर कितना हो जाएगा? एन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ना, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो ये बताओ कि आर कितना होगा, एंगल आर। विदाउट आर निकाले कैसे निकाल रहे हो? तुम आर निकाली? हाँ। ये तुमने क्या माना है? ये एंगल को क्या माना? और इसको 90 माइनस थीटा कैसे हो जाएगा? ये थीटा है, ये 90, ये थीटा। क्या कर दी तुम? 45 होगा। कौन सा? आर के लिए? ई- कौन सा ट्रायंगल ले रहा है? नीचे वाला या ऊपर वाला? ये वाला?
हाँ इसमें निकालो, इसमें कौन सा आंसर? वेरी गुड, सही है। 1/2 तो ऑप्शन भी नहीं है, मतलब आउट ऑफ लिख जा रहा है तो। अरे ये एंगल पता चल गया, और ये एंगल निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, बट इसका कौन सा निकालोगे? साइन निकालोगे, टेन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 45 आ गया क्योंकि इक्वल था, तो तुमको एक्चुअली स्नेल्स लॉ में कौन सा एंगल चाहिए होता है? साइन, ना कि टेन। समझ में आ रहा है ये बात? तो यहाँ पे तुम साइन कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल में देखो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो एच है, और ये 2h है, ठीक है, तो √5h तो निकल गया। लगाओ स्नेल्स लॉ, इतना तो आसान है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी भी टफ लग रहा है तुम लोग को? हम्म। हमारा आंसर आ गया सच में, या फिर? आ गया ना, चलो सही है। नहीं भाई, कुछ तो गलत किए हो। पता चलो आर एंगल कितना आया, पहले एंगल आर बताओ। जितना एंगल आर आ गया 45, जो आसान है पहले उसको निकालो ना। इस वाले ट्रायंगल से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये और ये दोनों क्या है? बराबर। तो एंगल आर कितना हो जाएगा? 45। बट तुमको स्नेल्स लॉ लगाने के लिए साइन का एंगल चाहिए, तो एक काम करो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन ऑफ एंगल आई। साइन आई इस वाले ट्रायंगल से देखो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया एच, और ये कितना होगा? √5h पाइथागोरस से, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√5। कोई दिक्कत? अब लगाओ स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? चलो नीचे से लगाते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं मैं एन, जो कि मुझे निकालना है। तो क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल, मतलब साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई बराबर दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, एयर है, इंटू साइन ऑफ एंगल कितना? साइन ऑफ 45, कितना है? 45। तो एन साइन आई कितना? 1/√5 बराबर 1 तो 1 हो गया, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? √5/। समझे? इसमें हजारों तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मैं कुछ से कुछ कर दूंगा, कुछ से कुछ कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है। लिखो, लाइट रे, ए लाइट रे passes from a liquid of refractive index n. A light ray passes from through a liquid of refractive index n1 into a water, into water, into water. If if after refraction, if after refraction light ray become parallel to surface, और ब्रैकेट में लिख लो ग्रेज, ग्रेज करना सरफेस के ऊपर, पैरेलल आ गया, ग्रेज टू सरफेस। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पैरेलल टू सरफेस, मतलब क्या समझे? कि ऐसे गया और रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल हो गया, ठीक है? जो भी हो रहा है अभी लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ, लिखो तो, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम। ब्रैकेट में लिख लो n इज ग्रेटर देन 4/3। इस बात को भी लिखो, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे।
n इज ग्रेटर देन 4/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। नीचे में हो गया तुम्हारा लिक्विड और ऊपर में हो गया वाटर। मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि ये ऐसे आया और उसके बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद सरफेस के पैरेलल। बस तुमको क्या बताना है, दिस एंगल थीटा। तो बताइए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा। भाई हमेशा एंगल हम लोग नॉर्मल से लेते हैं, जीरो ले रहा है तो फिर ये भी तुम्हारा जीरो आ जाता। अगर तुम दूसरा साइड जीरो कर दो तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, जीरो ना। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। एंगल आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। बताओ थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। देखो आ रहा है कि नहीं। क्या है बताओ बताओ, साइन इनवर्स 3n/, 3n/4 आया पक्का। अरे लिख दो स्नेल्स लॉ, क्या लिखोगे, n इंटू में साइन ऑफ थीटा बराबर 1 या 4/3 इंटू 1। मैं प्रॉपर लिख दे रहा, तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो बार बार। देखो क्या लिखते हैं, n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2। n1 को क्या माना मैंने, n इंटू में साइन थीटा, इंटू क्या है वाटर मतलब 4/3 इंटू साइन 9। हाँ मेरे को भी लगता सही है तुम्हारा, देखते हैं। n इंटू में साइन ऑफ थीटा बराबर 4/3 और साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/3n, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 4/3n। ये होगा। कहाँ गलती की तुम लोगों ने। अरे भाई तो एक ऑप्शन रहेगा ऐसा, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो। यहां पे जो ये थीटा आया ना, इसी का एक नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। तो अगला हेडिंग डालो, लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल। हाँ अभी समझा रहा हूं। एक हेडिंग डालो, लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, ब्रैकेट में लिख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, TIR। ऐसा बहुत कुछ हम लोग पढ़ते थे, जैसे UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा समझो कि एक मीडियम है नीचे में, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। और एक मैं कंडीशन देता हूं कि N1 इज ग्रेटर देन N2। मतलब कौन सा मीडियम डेंसर है, नीचे वाला। ये कैसा है, डेंसर। और ये कैसा है, रेयर। समझ में आ रहा है ये बात। अब देखो, मान लो कि यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक किया इस पे, ऐसे समझो स्ट्राइक किया, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से
रेरर में। तो जैसे ही डेंसर से रेरर में जाएगा तो लाइट कहां जाता, अवे फ्रॉम नॉर्मल। पढ़ा है ना, कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब तुम सोचो, तुमने क्या किया कि ये इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे इंसिडेंस एंगल को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। एक पॉइंट पे तुम यहां पहुंच गए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाकर यहां आ गए, तो ये बढ़ते बढ़ते किस पे आ जाएगा, सरफेस पे। समझ में आ रहा है इस बात को? देखो देखो इधर देखो, पहले स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2। क्लियर है? n1 n2 तो फिक्स है। अगर मैं थीटा 1 बढ़ाया तो थीटा 2 बढ़ेगा, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा ना। मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सरफेस पे ही चला जाए, ठीक है। इस केस में बताओ थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में ये जो एंगल होगा ना, इसी एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा सी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल है, एक मिनट रुक जाओ पहले। क्रिटिकल एंगल से क्या पता चल रहा है कि लाइट रिफ्रैक्ट करने के बाद सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब तुम सोचो कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी तुमने ज्यादा बढ़ाया, इधर देखो जो डाउट आ रहा था तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाओगे कि अब और कम होगा क्या, नहीं, तो अब तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। तो अब रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मतलब वापस ये इसी मीडियम में आ जाएगा, जितने एंगल से गया उतने एंगल से वापस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा सी से तुम बढ़ाए तो वो दूसरे मीडियम में नहीं गया, वापस से पहले ही मीडियम में आ गया, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो गया। और कैसा रिफ्लेक्शन, इंटरनल, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये बात? नहीं, जब फर्दर देखो, ऐसा सोचो, ऐसा देखो, ये मान लो क्रिटिकल एंगल है, येलो वाला ये क्रिटिकल एंगल है। इससे मैं अगर थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, ये वापस कैसा कर जाएगा, रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर नहीं होगा ना, हो ही नहीं रहा रिफ्लेक्शन। लॉ क्यों से लगा, जब हो ही नहीं रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं। अब बताओ कि अगर मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना हो, कैसा एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल। तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, और क्रिटिकल एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा सी बराबर n2, और रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल किसके लिए है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 डिग्री। तो अब बताओ n1 साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, n2, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो बताओ साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, n2/n1। तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n2/n1। दिस इज फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। तुम पढ़ोगे 1/n, 1/n इसलिए पढ़ोगे तुमने दूसरा मीडियम कैसा लिया था, एयर, इसलिए दूसरा मीडियम कितना हो जाएगा, 1। बट जनरल फॉर्मूला ये, क्लियर है? पहले इसके लोग को फिर तुमको कुछ दिखाता हूं इसमें कि ये कब होगा, क्या हमेशा होगा, वो भी देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल कब जाएगा, जब लाइट कहां से कहां पास करेगा, डेंसर से रेरर। अगर रेरर से डेंसर हुआ तो कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा कि टुवर्ड जाएगा, टुवर्ड जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, लाइट रे मस्ट passes from denser medium to rarer medium। डेंसर से रेरर जाएगा तभी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। और इसका बेस्ट एप्लीकेशन पता है क्या है, बताओ?
एप्लीकेशन बताओ इसका। तुम लोग घर में जो डेली नेट यूज करते हो, जो भी सप्लाई आता है ना केबल में, ऑप्टिकल फाइबर, वो सारा किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे काम करता है ये भी बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये केबल है, ऐसा केबल जा रहा है, ठीक है। तो केबल में जैसे एक सिग्नल तुमने इंफॉर्मेशन भेजा, एक सिग्नल है वो, ठीक है। तो केबल का मीडियम क्या, अंदर का डेंसर और बाहर का रेयर। तो इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है या फिर इस एंगल पे सिग्नल को डाला जाता है कि वो वापस से बाहर ना निकल के वापस से उसी मीडियम में चला जाता है, और हर एक पॉइंट पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कर रहा है। बताओ, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे निकल गया? तुमने यहां पे इंफॉर्मेशन डाला और दूसरे एंड पे रिसीव कर लिया। कैसे रिसीव किया? विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिग्नल है ना, सिग्नल तो बाहर भी निकल सकता है। उसको सिग्नल की साइज क्या होती होगी भाई? वो तो एक तरह से क्या है, एक तरह से रेडिएशन है, वेव है एक तरह से। तो उसकी तो वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो फाइबर का बाहर भी निकल सकता है। बट वहां पर क्या सफर कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि तुम यहाँ पे एक मीडियम में दूसरे वाटर है, कोई किसी को तुम बोलोगे ना कि अच्छा भाई मैं यहाँ से जब इसको पास करा, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे मीडियम पे जा सकता है, बट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल के पार हो गया। जा सकता था फिर भी नहीं जा रहा, क्यों? साइंस उसको रोक रहा है। सेम तरीके से यहाँ पे वो मीडियम ये सिग्नल लीक कर सकता था, रिफ्रैक्ट करके बाहर जा सकता था, बट रिफ्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इसको इस एंगल पे भेजा हूं कि ये क्या सफर करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अंदर अंदर इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। समझ में आया ये बात? क्लियर है? लिखो इसको। चलो, एक अब अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मजेदार सा क्वेश्चन है। एक केबल है, ऐसा दिख रहा है, और केबल का लेंथ है 30 मीटर। नहीं नहीं, मतलब सिग्नल आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो इस सरफेस पे एक लाइट रे स्ट्राइक करता है, ठीक है। और ये एंगल तू मान लो 45 डिग्री। सबसे पहले तो ये बता, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस केबल so that it will suffer total internal reflection? अच्छा एक चीज, ये डायग्राम फिर गलत हो गया ना इसके हिसाब से, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? एयर का। उससे कम नहीं होगा, और उससे कम आ जाता है ये, ठीक है। बनाओ तुम लोग। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केबल, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केबल so that so that signal find minimum refractive index of cable so that signal transfer successfully। 1/√, 1/√2 1 से छोटा नहीं हो गया तुम्हारा वैल्यू? तुम बार बार क्या कर रहा है ऐसा? तुम वही वही फार्मूला लगा रहे हो क्या, साइन आई बाई साइन आर वाला? मैंने तुमको क्या बताया कौन सा फार्मूला लगाना है? लगाओ। तुम गलती कर रहे हो, फिर से उसी रास्ते पे चल रहे हो। मैं भी तुमको ऐसे पढ़ा सकता था। कितना आया? √2।
भैया बाहर में क्या है, एयर, अंदर में क्या है, केबल। केबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मान लो, लगाओ स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, एन इंटू साइन ऑफ 45 बराबर 1 इंटू साइन ऑफ 90। या फिर डायरेक्ट तुमको भी फॉर्मूला बताया मैं, थीटा सी का क्या फॉर्मूला बताया मैं, साइन इनवर्स N2/N1, ये बताया ना मैं। पर तुमको यहाँ पे क्या चाहिए, N1, थीटा पता है, इसको भी यहां से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर दो। देखो एन साइन 45 कितना जगह, 1/√2, ये वन ये भी वन, ये वन, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, रूट। क्या करते हो भाई, समझ में आया ये। मतलब हर एक केबल का तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तुमको अगर दिया जाए, मतलब ये केबल है, इस केबल पे 30 डिग्री पे मान लो लाइट स्ट्राइक कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो उस केबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। या फिर ऐसा होगा कि तुमने केबल बना दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, भाई केबल बना दिए ना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स। तो अब तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितने एंगल पे सिग्नल को स्ट्राइक करे सो दैट वो सिग्नल सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इस पे मेन क्वेश्चन तो ये लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अकरिंग इनसाइड द केबल। केबल के अंदर रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्स, कितने होंगे टोटल काउंट करना है तुमको। लगाओ ट्रिगो, 15, करो सही से, 15 होगा कि 16 होगा कि 30 होगा, देखो। हाँ, कितने बार रिफ्लेक्ट होगी, सबसे पहले यहां हुआ फिर यहां होगा फिर यहां होगा, ऐसे करते 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 बाहर निकल जाएगा। तो तुमको काउंट करना कितनी बार वो टकराएगा। बेटा देखना है, ध्यान रखना है, एक दो बार एक्स्ट्रा प्लस माइनस होता है इसमें। 40, 14, चलो ये होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है करो। हाँ तो फिर ऑप्शन ये रहेगा, एक 14, 15, 16 करके आओ।